everyone. Here today we will continue our chapter of heredity and evolution. In earlier classes we have seen the topic and we have understood the topic like accumulation of variation during reproduction. And today we will start with our next topic and the topic name is heredity. तो इसमें हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे कि ये है क्या, और ये जो हेरिडिटी जो प्रोसेस है जिसमें क्या हम पढ़े थे कि वो कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, या फिर पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में जब कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होता है उसी प्रोसेस को हम हेरिडिटी बोलते हैं। अब जो हमारा कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होता है वो ट्रांसफ़र होने के लिए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो किसी प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं, उस रूल्स के बेसिस पे ही वो कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होता है। तो इस चैप्टर में इस टॉपिक में हम रूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट लाइन्स है उसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया, लाइक दैट द रूल्स ऑफ हेरिडिटी डिटरमाइन द प्रोसेस बाय विच ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलायबली इनहेरिटेड। तो रूल्स है, कुछ रूल्स है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, जिसके बेसिस पे हमारा कैरेक्टर्स जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है। तो इसमें हमारा पहला सब टॉपिक है इनहेरिटेड ट्रेट्स। What exactly do we mean by similarities and differences? We know that a child bears all the basic features of a human being. However, it does not look exactly like its parent, and human populations show a great deal of variations. Inherited traits हम किसे बोलते हैं? जो भी traits, जो भी characteristics जो हमारे पेरेंट्स से हम में ट्रांसफ़र होती है या फिर किसी एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो ट्रांसफ़र होता है जो कैरेक्टर्स, उसे हम इनहेरिटेड ट्रेट्स बोलते हैं। लाइक हम देखते हैं कि हमारे बीच में हमारे जो ह्यूमन बींग्स है, बहुत सारे ह्यूमन बींग्स के बीच में बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ है और बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। एक जैसे कि फॉर एग्जांपल एक चाइल्ड जिसमें बेसिक फीचर्स होते हैं सारे ह्यूमन बींग्स के, लेकिन उनमें जो होते हैं वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स के जैसा नहीं दिखते क्योंकि उनमें डिफरेंसेस भी होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि उनमें जो उनका पेरेंट्स का जो भी कैरेक्टर था उनका पूरा का पूरा कैरेक्टर ट्रांसफ़र नहीं होता, उनमें से कुछ कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं, और जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं उसे हम इनहेरिटेड ट्रेट्स बोलते हैं। और इसमें हमारा एक्टिविटी है, एक्टिविटी 9.1, इसे पढ़ते हैं और इसमें समझते हैं कि ये क्या है। इसमें हम दो फिगर को देख सकते हैं, लाइक यहाँ जो दो ईयर दिख रहा है, इसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक ईयर जो है उसका ईयर लोब सेपरेटेड है। लाइक यहाँ जो ये पोर्शन देख रहे हैं यहाँ ईयर लोब जो है वो सेपरेटेड है, जबकि इसमें जो है ये ईयर लोब ये सेपरेटेड नहीं है, ये जॉइंटेड है पूरा ईयर लोब इसका। तो ये एक तरीके का कैरेक्टर है जो हमारे पेरेंट्स हमें ट्रांसफ़र होते हैं, और जो डिफरेंट होता है किसी इंडिविजुअल्स में डिफरेंट कैरेक्टर्स है तो वो उसमें ट्रांसफ़र हो गया, जिसके कारण उनका जो लोब है वो जॉइंटेड है और किसी का लोब जो है सेपरेटेड है। तो हम देखते हैं ऑब्जर्व द ईयर्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास, प्रिपेयर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग फ्री और अटैच्ड ईयर लोब। तो हमें क्या करना है, एक्टिविटी है कि हमारे एक क्लास है स्टूडेंट में, एक स्टूडेंट्स का क्लास है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके ईयर लोब्स को ऑब्जर्व करना और एक लिस्ट प्रिपेयर करना जिसमें हमें देखना है कि कितने स्टूडेंट्स का ईयर लोब फ्री है और कितने स्टूडेंट्स का ईयर लोब्स अटैच्ड है, एंड कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ईच, और उनका परसेंटेज कैलकुलेट करना कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स का ईयर लोब अटैच्ड है और कितने का फ्री है। फाइंड आउट अबाउट द ईयर लोब्स ऑफ द पेरेंट्स ऑफ ईच स्टूडेंट इन द क्लास, और हर एक स्टूडेंट्स जो है उनके पेरेंट्स के ईयर लोब को भी पता करना है कि उनका पेरेंट्स के ईयर लोब कैसा है। अगर हम किसी स्टूडेंट का देखते हैं कि उनका ईयर लोब अटैच्ड है तो उनका पेरेंट का भी जानने का कोशिश करते हैं कि उनका पेरेंट्स का ईयर लोब कैसा है, and correlate the ear lobe type of each student with that of their parents. Based on this evidence, suggest a possible rule of the inheritance of ear lobe and types. तो इसके बेसिस में हमें पता करना है कि किस तरीके से कैरेक्टर जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तो हमें ये जो हमारा जो डाउट है कि डाउट या फिर ये जो हमारा क्यूरियोसिटी है कि जानने का कि कैसे कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, वो हमें पता चल पाएगा, उसका एक पर्टिकुलर एक एग्जैक्ट रूल्स पता चल पाएगा जिसके बेसिस पे वो ट्रांसफ़र होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सब टॉपिक्स लाइक रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, और ये जो ट्रेट्स इनहेरिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रेट्स ट्रांसफ़र हो पाते हैं, जो उनके लिए जो रूल दिया गया है जिसके बेसिस पे वो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं, वो जो रूल है एक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है जिनका नाम है मेंडेल, ग्रिगर जॉन मेंडेल। अब इनका ये बहुत ही एक महान साइंटिस्ट है जिन्होंने इस पे जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है, रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस, इनमें बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने ही इस रूल को दिया है।
तो इस रूल्स के बारे में पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। The rules for inheritance of such traits in human beings are related to the fact that both the father and the mother contribute practically equal amounts of genetic material to the child। जो rules of inheritance है वो इसी पे बेस्ड है कि जो हमारे फादर होते हैं और जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, लाइक फादर और मदर, वो इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं किसी ऑफस्प्रिंग जो होते हैं उनमें जो कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होता है। तो उनको जो कैरेक्टर का ट्रांसफ़र मीन्स उनका जेनेटिक मटेरियल का, उनका पेरेंट का जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है चाइल्ड में, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन जो होता है इक्वली होता है। लाइक हम पढ़े हैं कि ह्यूमन बींग्स है, तो ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अगर किसी चाइल्ड में 46 क्रोमोसोम्स है तो इसका मतलब है कि 46 क्रोमोसोम्स उनमें, तो उनमें अगर उनका हाफ करे तो 23 क्रोमोसोम्स और 23 क्रोमोसोम्स बनेंगे। मीन्स उनके पेरेंट्स से उनका जो जीन है वो दोनों पेरेंट्स को कंट्रीब्यूट करने के कारण इस ऑफस्प्रिंग में जीन आया है। तो वो जो पेरेंट्स होते हैं वो दोनों इक्वली अमाउंट ऑफ जीन को कंट्रीब्यूट करते हैं। लाइक फादर 23 क्रोमोसोम्स को कंट्रीब्यूट करते हैं और मदर 23 क्रोमोसोम्स को कंट्रीब्यूट करते हैं, और जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो ये 46 क्रोमोसोम्स होता है। तो इसी पे बेस्ड है, रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस इसी पे बेस्ड है कि फादर और मदर जो होते हैं पेरेंट्स, वो इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं जीन को बनाने में और जीन किसी ऑफस्प्रिंग्स को जीन ट्रांसफ़र करने में। This means that each trait can be influenced by both पैटर्नल एंड मैटरनल DNA। इसलिए ये बोला जाता है कि जो भी कैरेक्टर्स किसी ऑफस्प्रिंग्स में है, तो वो जो कैरेक्टर है वो दोनों पैरेंटल DNA और मैटरनल DNA जो है, पैटर्नल और मैटरनल, या पैटर्नल मीन्स फादर से और मैटरनल मीन्स मदर से जो DNA आया है उससे वो इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है, उसी से वो रिलेटेड हो सकता है। Thus for each trait there will be 2 versions in each child। हर एक ट्रेड्स के लिए एक चाइल्ड में 2 वर्जन्स होते हैं। लाइक एक चाइल्ड है, उसका अगर ग्रोथ का एक जीन है, जीन जिसे हम बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम है ग्रोथ का। लाइक एक चाइल्ड है, उसका ग्रोथ का एक जीन है, तो एक जीन में 2 अलील्स होते हैं, अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ जीन्स होते हैं। तो ये जो जीन है इसका, वो दोनों ये जो जीन है वो दोनों फादर और मदर दोनों से ये कंट्रीब्यूटेड है। लाइक उसका जो हाफ पार्ट है ये फादर से आया है और ये हाफ पार्ट मदर से आया है। इसलिए वो जो चाइल्ड है उसमें दोनों का चाइल्ड में जो कैरेक्टर्स है वो दोनों का जीन पे बेस्ड है, फादर और मदर दोनों के जीन पे बेस्ड होता है। Mendel worked out the main rules of each inheritance, and it is interesting to look at some of his experiment from more than a century ago। तो इनमें जो मेंडल के द्वारा जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिसके बेसिस में उन्होंने प्रूफ किया है कि ये जो कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से, और वो भी इक्वली अमाउंट्स में। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स उसे पढ़ते हैं और एक्सपेरिमेंट से हमें ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी और इसे हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ हम पढ़ लेते हैं ये एक महान साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम था ग्रिगर जोहान मेंडल। ग्रिगर जोहान मेंडल का बर्थ हुआ था 1822 में और उनका डेथ हुआ है 1884 में। तो मेंडल वाज एजुकेटेड इन ए मोनास्ट्री एंड वेंट ऑन टू स्टडी साइंस एंड मैथमेटिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। मेंडल का जो एजुकेशन हुआ था वो उन्होंने मोनेस्ट्री से पढ़ा था। एक मोनेस्ट्री एक प्लेस होता है जहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल देखते हैं मोंक, गुरुकुल जैसे जगह, जैसे पहले लोग पढ़ने जाते थे, तो वो इनका एक अपना गुरुकुल था, मोनेस्ट्री, वहाँ उन्होंने पढ़ा था। और फिर वो साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में गए। फेल्योर इन द एग्जामिनेशंस फॉर ए टीचिंग सर्टिफिकेट डिड नॉट सप्रेस हिज जील फॉर साइंटिफिक क्वेस्ट। उन्होंने एक टीचिंग सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम था टीच करने के लिए, उसमें वो फेल हुए, लेकिन वो फिर भी वो हार नहीं माने और वो साइंटिफिक स्टडी करते गए, उनके जील को वो ख़त्म नहीं कर पाया। ही वेंट बैक टू हिज मोनेस्ट्री एंड स्टार्टेड ग्रोइंग पीस। और अपने जो मोनेस्ट्री से जहाँ से वो एजुकेशन पढ़ते थे वहाँ पर वो गए और फिर वहाँ पर मटर उगाना शुरू किए। Many others had studied the inheritance of traits in peas and other organisms earlier, but Mendel blended his knowledge of science and mathematics and was the first one to keep count of individuals exhibiting a particular trait in each generation। और उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने पीस पे पढ़ा था इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स के बारे में और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में भी। लेकिन मेंडल एक ऐसे इंसान थे, एज ए साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने अपने जो नॉलेज था उनका मैथमेटिक्स का और साइंस का, दोनों का नॉलेज को एक साथ ब्लेंड कर दिया, यानी मिक्स कर दिए, और दोनों का नॉलेज का यूज़ किया मटर के इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ने के लिए। और ये फर्स्ट वन थे जिन्होंने ये बताया कि एक पार्टिकुलर ट्रेट जो होते हैं
इंडिविजुअल से एक दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। लाइक फर्स्ट वन टू कीप काउंट ऑफ इंडिविजुअल एग्जिबिटिंग अ पार्टिकुलर ट्रेट इन ईच जनरेशन में एक पार्टिकुलर ट्रेट को वो रखता है, यानी कि उनमें एक पार्टिकुलर गुण ट्रांसफर होता है। दिस हेल्प्ड हिम टू अराइव डेट द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, और इसी के कारण इन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बनाया, क्योंकि यही थे पहले जो बताए थे कि जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स में जो ट्रेट होता है वो हर एक जनरेशन में एक ट्रेट उसमें ट्रांसफ़र होता है और वह एग्जिबिट करता है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि जितने भी उन्होंने लॉज बनाए हैं, लाइक इनके 3 लॉज हैं, इनका ओवरव्यू ले लेते हैं हम। 2 लॉज के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। पहला जो हमारा लॉज है वो लॉज ऑफ डोमिनेंस है, फिर लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस है। लॉज ऑफ डोमिनेंस के बारे में हमें बताया जाता है कि कोई भी इंडिविजुअल्स में जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं उनमें एक डोमिनेंट ट्रेट होता है और एक रिसेसिव ट्रेट होता है, और जो डोमिनेंट ट्रेट होता है वो हर एक जनरेशन में दिख पाता है। तो इस और लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस में ये बताया जाता है कि हर एक ऑर्गेनिजम्स में लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस में ये बताया जाता है कि जो जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स में वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट्स होते हैं, वो किसी भी दूसरे कैरेक्टर से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। वो जैसे कैरेक्टर्स थे वो सेपरेटली वैसे ही कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं दूसरे जनरेशन में विदाउट मिक्सिंग और विदाउट कंटेमिनेशन के। तो ये जो रूल्स है इसे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू, एंड अगर आपको डाउट हो तो आप डाउट्स को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एट एनी टाइम। I will reply.